6 विधानसभा में अलग अलग जातियों का वहाँ पे समीकरण है। तब से जन सुराज इसमें प्रवेश की है तो जातीय समीकरण वहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे उस क्षेत्र के मुद्दा जानता हो या न हो, उसको टिकट देने के पश्चात लोग एक समीकरण के तहत उसका नाम भी नहीं जानते थे, पार्टी के नाम पर वोट दे देते थे। आपने बात की बैठा जी कि युवा जुड़ रहे हैं जन सुराज से। युवाओं का जुड़ना एक अलग बात है, युवाओं का वोट देना एक अलग बात है। युवा नहीं दिख रहा है, सिर्फ वही हम लोग भी गांव में जाते हैं वो बुजुर्ग ही दिखते हैं। क्या युवा वोट देने दिल्ली से जन सुराज को आएगा, गुजरात से आएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन सुराज 11 अप्रैल को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली करके तमाम विपक्षी दलों को दिखा के उनके दांत खट्टे करना चाहता है कि ये है अब 5 महीने के जन सुराज की ताकत। तमाम उम्मीदवारों के नाम जो हैं चर्चा में चल रहे हैं। टिकट जो है जून में ही कहा है प्रशांत किशोर जो सूत्रधार हैं जन सुराज के कि हम फाइनल कर देंगे ताकि प्रचार के लिए हमारे उम्मीदवारों को मौका मिले। और ऐसे ही चर्चा में जिनका नाम चल रहा है उम्मीदवार हैं हमारे साथ मनोज बैठा, भोरे से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भोरे विधानसभा में। और मैं आपको बता दूं कि भोरे विधानसभा एक ऐसा जो है विधानसभा क्षेत्र है जहां जो मंत्री बनते हैं वो फिर दोबारा जीत के नहीं आते वहाँ से। तो शायद इसे आप कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी की भी महिमा समझ लीजिए, भगवान की कृपा समझ लीजिए कि मनोज बैठा जो हैं वहाँ से मेहनत कर रहे हैं। और यदि टिकट मिलता है तो जीत और हार ये तो बाद की अभी बात है, लेकिन मनोज बैठा क्या करेंगे यदि जीत के आते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र भोरे से, उसी पर हम बात करेंगे। क्या तैयारी चल रही है? मनोज जी पहले तो स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। भोरे, बैकुंठपुर, गोपालगंज ये जो सब विधानसभा क्षेत्र है, ये कहा जाता है कि वहाँ ब्राह्मणों का बड़ा वर्चस्व है। किस नजरिए से फिर आप देख रहे हैं उसको? हम गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में अलग अलग जातियों का वहाँ पे समीकरण है। तब से जन सुराज इसमें प्रवेश की है तो जातीय समीकरण वहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब सब लोग जन सुराज मुद्दे की बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो जातीय समीकरण वो पुराना हो चुका है। अब उस पर लोग जाना नहीं चाहते हैं, सारे लोग बदलाव चाहते हैं। इस बदलाव के कड़ी में उनको एक बहुत अच्छा विकल्प दिख रहा है, वो है जन सुराज। पहले क्या होता था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे वो जमीनी स्तर का नेता हो या ना हो, चाहे उस क्षेत्र के मुद्दा जानता हो या ना हो, उसको टिकट देने के पश्चात लोग एक समीकरण के तहत उसका नाम भी नहीं जानते थे, पार्टी के नाम पर वोट दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नए जनरेशन आ गए हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है। सब लोग चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन कैसा है और क्या कर सकता है। अगर हमको सचमुच बिहार में बदलाव चाहिए तो एक बात तो तय है कि 30 से 40% लोग पूरे बिहार से ईमानदार विधानसभा में पहुंच जाए। अगर एक मंत्री ईमानदार होगा ना सर, तो ब्यूरोक्रेट्स की हिम्मत नहीं है कि कुछ चीजें इधर से उधर कर ले। लेकिन एकदम मंत्री ही। आपने बात की बैठा जी कि युवा जुड़ रहे हैं जन सुराज से। युवाओं का जुड़ना एक अलग बात है, युवाओं का वोट देना एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम से कम तो करीब 34 लाख युवा बिहार में बेरोजगार हैं। 34 लाख के आसपास, 3.3% बेरोजगारी दर युवाओं की है जो 18 साल से ज्यादा है। क्या ये 34.5 लाख के 50% भी युवा आपके साथ जुड़ेंगे? वोट बैंक में ये तब्दील करा पाएंगे आप? क्योंकि युवा तो यहाँ है ही नहीं, युवा तो सब जहां 20-21 साल के हो रहे हैं बाहर चले जा रहे हैं, वोट देने तो आएंगे नहीं। वोट तो वही आदम बाबा जमाने के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग देखा जा रहा है कि उनको वोट देने में उदासीनता दिख रही है। गर्मी के कारण वोट देने लोग नहीं निकलते हैं। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा। कैसे इन सब चीजों को मैनेज करेंगे? युवा नहीं दिख रहा है, सिर्फ वही हम लोग भी गांव में जाते हैं वो बुजुर्ग ही दिखते हैं। क्या युवा वोट देने दिल्ली से जन सुराज को आएगा, गुजरात से आएगा? बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जुआ वाला प्रदेश में युवा दिखता नहीं है। गांव में जाइए तो पूरा सुना सना है। बिल्कुल। लेकिन अगर बिहार से बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर बिहार के बारे में थोड़ा सा भी सहानुभूति रखता है,
और समझता कि प्रजातंत्र का त्यौहार है। अब बिहार को बदलना है ताकि वो अपने घर वापस आ सके, अपने परिवार के साथ रह सके, अपने रिश्तेदारों के साथ रह, एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सके। तो उसको कुछ दिनों के लिए अपना काम काज ठप करके बिहार में आकर बदलाव के लिए कदम से कदम मिलाना होगा, क्योंकि बिहार सर किसी एक का नहीं है, ना आपका ना मेरा, सबका बिहार का है। जितने भी बिहारी बिहार में रहते हैं या बिहार से बाहर रहते हैं, ये सबका है, सबका अस्मिता, सबका सम्मान इस बिहार से जुड़ा हुआ है। अगर अब सम्मान के लिए वो 2 कदम चल के नहीं आ सकते तो फिर अपने सम्मान की अपेक्षा ना कीजिए, आना पड़ेगा उनको। जब आपने कहा कि उनको आना पड़ेगा, अब मैं एक सवाल इसमें और ले लेता हूं आपसे। जहां तक हमने करीब 15-16 साल की पत्रकारिता में, 17 साल की पत्रकारिता में देखा है कि उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनकी बिरादरी के लोग जो बाहर रहते हैं उनको बुलाने के लिए बसों की व्यवस्था, पैसे भेज दिए जाते हैं, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। क्या जनसुराज भी ऐसा कुछ सोच रहा है कि कैसे बाहर के युवाओं को चुनाव के समय बिहार लाया जा सके, उनके गांव लाया जा सके, 1 महीना पहले लाया जा सके, कि उनको सारी चीजें बताई जा सके कि ये जनसुराज के साथ जुड़ने से फायदा है? कुछ इस पे भी प्लानिंग चल रही है? जनसुराज अभी तक इस पर कोई प्लान नहीं किया और ना बताया है किसी को। हम लोग गांव उम्मीदवार के रूप में आप क्या ये प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है? ये प्लानिंग बिल्कुल नहीं है। एक चीज आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अब तक जो बिहार में या अन्य क्षेत्रों में चुनाव के दौरान होते हैं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसे दे करके वोटर्स को खरीदते हैं, लाते हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं, वह व्यक्ति अगर चुनाव जीत के जाता है तो कोई भी मूलभूत रिफॉर्म नहीं ला सकता। आज तक के पूरे इतिहास के बारे में बता रहा हूं मैं। जो भी नेता टिकट खरीदता है, टिकट खरीदता है, पॉलिटिकल पार्टी का टिकट खरीदता है, फिर वोटर से वोट खरीदता है, इस तरह के लोगों को बाहर से बुलाता है, किस तरह का लालच देता है, वह व्यक्ति, वह मंत्री बनने के पश्चात भी मुझे बता दीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई रिफॉर्म लाया है। अब बिहार में अर्जेंट बेसिस पे रिफॉर्म की आवश्यकता है। अभी देखिए शिक्षा में मुझे 5 या 10 सालों में 5 रिफॉर्म बता दीजिए। इतने सालों से 3 साल की डिग्री 5 सालों में मिल रही है, 6 सालों में मिल रही है, कोई इसमें बदलाव आए तो बता दीजिए। औद्योगिक क्षेत्र में कोई बदलाव है, कोई रिफॉर्म आए तो बता दीजिए। ऐसे व्यक्ति रिफॉर्म लाई। बैठा जी आपकी सरकार यदि आ भी जाएगी, इतनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे तैयार कर लीजिए? आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, प्रशांत भी कभी कभी कह रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन प्रशांत को बखूबी ये पता है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। शायद प्रशांत पब्लिकली नहीं बोल रहे हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जा के लिए पहला तो ये है पॉइंट है कि भाई यूनिवर्सिटी की पूरी बाउंड्री का माने पूरे कैंपस की बाउंड्री होनी चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे। मूलभूत एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए जो सुविधाएं चाहिए पटना विश्वविद्यालय में, वो नहीं है। क्यों नहीं राज्य सरकार इन सारी चीजों की व्यवस्था करके तब वो कागज लेके पहुंचे केंद्र सरकार के पास कि बेटा मेरा हक है ये, अब दे दीजिए हमें। प्रशांत ने इस पर भी कभी बात नहीं की है कि यदि हम आएंगे, ये जो कमियां हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने में, वो कमियों को पूरा करके हम कागज के साथ मोदी जी के सामने पटकेंगे। बिल्कुल, ये तो हम लोग करने वाले हैं। अभी तक जिस सरकारों की हम बात कर रहे हैं, वो सरकार कब शिक्षा पर या रोजगार पर फोकस की है? अगर शिक्षा पर, रोजगार पर फोकस की होती, अन्य राज्यों में शिक्षा और रोजगार अच्छा हो सकता है, इस राज्य में क्यों नहीं हो सकता है? आखिर हम एक ही परिधि में आते हैं, एक ही देश के निवासी हैं, एक ही देश के नागरिक हैं, हमारे भाषा भी मिल रही है। अगर दूसरे राज्यों में ये व्यवस्था शिक्षा की और रोजगार की हो सकती है तो इस राज्य में क्यों? ये मनसा की कमी है, नीयत की कमी है, हम करना नहीं चाह रहे हैं। अब जाइए ना गाँव में 70% तक ड्रॉप्स आउट है। 9वीं 10वीं 11वीं के बाद लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जाती है। उसके बाद से बोलते हैं कि यहाँ पे साक्षरता इतना हो गया। अरे भैया, उनका नाम तक लिखना नहीं आ रहा है। किस तरह की शिक्षा व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? उसमें सुधार तो कीजिए, इनका स्किल डेवलपमेंट तो कीजिए। कंपनियां दौड़ी दौड़ी आएगी, मैं बता रहा हूँ, कंपनियां दौड़ी दौड़ी आएंगी। बेंगलोर में कंपनी क्यों जा रही है, मद्रास में क्यों जा रही है? उनको जगह नहीं मिल रहा है एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि वहाँ का इंस्टीट्यूट उस तरह के स्किल डेवलपमेंट करता है जो कंपनियों को चाहिए। हमने कहाँ किया है इस चीजें? वहाँ कम्युनिकेशन स्किल, मान लीजिए हम बीपीओ लाते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग करते हैं, राइट? वहाँ पे बस मात्र एक कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। विदेशी जो कस्टमर से बात करना है, इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश आपको इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं, तो 15, 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक तनख्वाह मिलती है वहाँ पे। यहाँ पे कहाँ डेवलप किया हमने? क्यों नहीं आई कंपनी? उसको तो प्रॉफिट चाहिए ना जी। जब यहाँ पर अच्छा, अब बेंगलोर जाएगा तो उसको महंगा जमीन खरीदना पड़ेगा, यहाँ सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आना नहीं चाहता है। उसको रिसोर्स कहाँ मिलेंगे? बेंगलोर का आदमी यहाँ आना नहीं चाहेगा।
महाराष्ट्र का आदमी चलिए यहाँ अंतिम सवाल ले लेते हैं। भोरे विधानसभा से रेस में आप भी हैं, आप भी मतलब यहाँ की आपको टिकट मिलेगा, आप चुनाव जीत सकते हैं। यदि आपने चुनाव जीता, जो बातें आप कह रहे हैं कितने दिनों में उतार देंगे उस पे? मैं बता रहा हूँ 3 महीने के अंदर इसका पूरा ढांचा बन जाएगा। भोरे में 3 महीने के अंदर पूरी तरह से ढांचा बन जाएगा। हमारे हर गांव में स्कूल है, खाली व्यवस्था परिवर्तन की देरी है। स्कूल भी है, टीचर भी है, बिल्डिंग्स भी है, बच्चे भी आते हैं। प्रॉब्लम इज ओनली मैनेजमेंट। अब जब प्राइवेट स्कूल में बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट कितना अच्छा होता है, तो सरकारी स्कूल से जो टीचर है उससे कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन डिसिप्लिन की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से वहां का रिजल्ट अच्छा आता है। तो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट गिव ए गुड मैनेजमेंट। चलिए, तो ये थे मनोज बैठा, जनसुराज के भोरे से हो सकता है आने वाले प्रत्याशी बने, लेकिन कैमरे के सामने ये वादा निश्चित तौर पर कर दिया कि यदि जीत के मैं भोरे से आता हूं तो 3 महीने के अंदर भोरे की तस्वीर जो है वो बदली नजर आएगी। देखना यह है कि भोरे की जनता कितना साथ इनका अपने विधानसभा को विकसित करने में देती है, ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।